गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है मिस्टर बीन, मेरा मतलब है मिस सबीन। ओह माय गॉड, मिस्टर बीन लगती हूँ आपको। पहली बात कि वो मेल थे और दूसरी बात वो एक कॉमेडियन थे। नहीं तो क्या एंकर कॉमेडियन नहीं हो सकता? हैं। एंकर कॉमेडियन नहीं हो सकता? एंकर कॉमेडियन कैसे हो सकता है? कॉमेडियन होता है, एंकर एंकर होता है। ये बड़ी एक डिफाइंड लाइन होती है। डिफाइंड लाइन होती है। मैं आपको एक ऐसा एंकर दिखाऊंगा जो कि वाकई कॉमेडियन आपको लगेगा। अच्छा? विजुअल दिखाइए जी। इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है। और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। आप एंकर कह रहे हैं, ये मुझे आप कह रहे हैं ये एंकर जो है वो कॉमेडियन लगे, मुझे तो ये एक्ट्रेस लग रही है। बॉलीवुड में इस तरह से होता है, बॉलीवुड से इंस्पायर। वैसे हमने देखा भारतीय मीडिया बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता है हमेशा। उसमें भी तमिल वीडियो से ज्यादा इंस्पायर लगे। नित नई चीजें आ रही होती है। मतलब इतनी सीरियस न्यूज आप ब्रेक कर रहे हैं, आप बता रहे हैं बादल तूफान। ओके, ये करते हैं वर्चुअल पे लोग। मैंने नहीं, मैं तो मजाक किया। तूफान आ रहा है और आप मतलब छतरी पकड़ के आप ऐसे आप मतलब कैसे रहते हैं ये, मतलब लेकिन आप देखें कैसे लेते हैं आप, बताइए जरा। इस कॉमेडियन एक्ट्रेस एंकर को हमारे एक टिकटॉकर ने दी है टक्कर। कैसे, वो भी देखिए। पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितने नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा, जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये मेरा पानी आज जितना पानी गहरा है और पानी की शरकत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए पानी की लहर इतनी हो गई है कि यहाँ पर आज भी लोगों को तूफान का मसला चल रहा है। और मैं आपको किश्ती के पास चल के बताता हूँ कि ये किश्ती की लहर। और ये देखिए कि ये फॉर हिम इट्स काइंड ऑफ अ जोक। जिस तरह से वो एक शुगर लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक सीरियसनेस है, एक सीरियस इशू है। हम तूफान की बात कर रहे हैं, हम उससे लड़ने की ज़ाहिर कोशिश तो नहीं कर सकते, उससे बचने की बहरहाल एक तदबीर ज़रूर हो सकती है, जो कि हमने की भी है, पाकिस्तान ने, हमारे रियासत ने की है, हमारे इदारों ने की है। लेकिन ऐसे में मजाक उड़ाना और मजाक के चक्कर में, एक वीडियो के चक्कर में इस तरह पानी में जाना कि मैं अब कश्ती तक जा रहा हूँ और मैं लहरों में हूँ, तो कोई नुकसान भी हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है अपना। आप किस तरह से ऐसे, जहाँ पर मना किया जा रहा है कि आप समंदर के किनारे भी मत जाएं ऐसी सूरत हाल में, और वहीं पर आप खुद समंदर के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी लहर आ सकती थी जिससे इनका जानी नुकसान हो सकता था। मजाक एक जगह होता है, हम सोशल मीडिया पे मजाक कर रहे होते हैं, वेल एंड गुड, कभी वो हद से तजावुज भी कर जाता है, जैसे मना भी किया जाता है। लेकिन इस तरह से इतना सीरियस इशू जहाँ पर आपकी जो है आपकी गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, आए दिन आपको मीडिया पे बताया जा रहा है, मीडिया आपको इतना अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना एक सीरियस इशू है, वहाँ पर आप इस तरह की वीडियोस बनाकर आप एक मजाक। अच्छा, हमारे बड़े कोई फेमस और भी सीरियस मतलब काफ़ी फेमस लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो भी वीडियोस बना रहे हैं जिनकी रिस्पॉन्सेज, जिनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स भी किस तरह से इस मजाक में वीडियोस बना रहे हैं। और देखें कुछ पोस्ट्स भी आ रही हैं, कुछ मीम्स भी आ रही हैं। जिस तरह एक मीम तो ये हमारे सामने आई कि अगर आपने छत से कुछ लेने जाना तो अपनी बेगम को छत पे भेजेंगे, क्योंकि तूफान से तूफान ही टकरा सकता है। तो ऐसी मीम्स भी बन रही थी, ऐसी ठीक। अब चूंकि नहीं बननी चाहिए। क्या फायदा उस लेक्चर, भले आपको अपनी बेगम तूफान लगती है, तब भी ऐसी मीम नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो इतना सीरियस इशू होता है उसको सीरियसली आपको लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो गवर्नमेंट एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक तासुर दे रही है और आपको एक्चुअली बता रही है, लेकिन वहां पर आप अगर इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो उनकी जो कोशिशें ना वो जो है। और ये देखें, ये साहिल समंदर आपको दिखा रहे हैं, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर पहुंचे थे। ज़ाहिर है ये 2 दिन पुराने विजुअल्स हैं, लेकिन उस वक्त खतरा बहुत ज्यादा था। अभी तो चले हम कह रहे हैं ना कि समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत से टकरा चुका है। अब अगर हम पाकिस्तानी हुदूद की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अब वो जो 11 जिस अभी का टाइम है 11 साढ़े 11 का कह रहे हैं कि इस तरफ से गुजरेगा, चूंकि अभी कराची से भी दूर है 255 किलोमीटर और केटी बंदर से भी 155 किलोमीटर दूर है। ज़रा टकरा चुका है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आना है। और वो भी जिस तरह से आगे
आगे बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जब हम इसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे और जो हम माहिर मौसमियात हैं जवाद मेमन वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गयासुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम हैदरी से। जवाब भी पहले आपकी तरफ आएंगे। ये कहा जा रहा था पहले कि टकराएगा जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और इंडिया का, अब कल बताया गया कि वो टकरा चुका है गुजरात से, भारतीय गुजरात से। ज़रा समझाइएगा कि वो जो टकराने का अमल है उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक है, क्या टकराने के बाद अब वो ख़त्म हो गया है या कि उसका भी इम्पैक्ट आना है, उसने और आगे बढ़ना है? जी शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली कल रात को 7:30-8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है ये सिंध और गुजरात का जो बॉर्डर एरिया है और एग्जैक्टली गुजरात का जो जाकू पोर्ट का इलाका है जो ऑफिशियली जिसका नाम लिया जा रहा है, उन इलाकों से जाके ये इसका लैंडफॉल शुरू हो गया था, टकर चुका था ये। और बेसिकली ये जो लैंडफॉल का टकरने का जो प्रोसेस होता है ये कई घंटों पर मुश्तमिल होता है। और कल रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है ये तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान जो है ये अमल भी पूरा हो चुका है। इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस हवाले से ये समंदरी तूफान जो है एज अ सीवियर साइक्लोनिक या साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद नॉर्थ ईस्ट यानी कि शुमाल मशरिक की जानिब जो है वो हरकत कर रहा है भारत के गुजरात रीजन की तरफ। ठीक है, इस वक्त ये जमीन के ऊपर है, ये समंदरी तूफान जो है इसकी जो फ्यूल लाइन है जो है वो कट ऑफ हो चुकी है और अब काफी तेजी से जो है वो इसकी शिद्दत में कमी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जवाद, ये भी साथ साथ बताइएगा कि अब अगर जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि ये गुजरेगा जरूर, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या तबाही हो सकती है इससे भी, क्या क्या एहतियाती तदबीर शहरियों को या इंतजामिया को अपना लेनी चाहिए फौरन? देखिए सबीन, ये पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनसे ये कल गुजर चुका, ये जमीन पर टकर भी चुका। अब ये पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं इनसे ये मजीद जो है इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह अभी जो बिल्कुल चंद मिनट पहले जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है ऑफिशियली, उसमें जो है केटी बंदर से इसका जो डिस्टेंस है वो अब तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब हो गया है। और अब क्योंकि ये आगे मशरिक की जानिब मुड़ रहा है, ये थरपारकर नगर पारकर के इलाकों से होता हुआ उनके ऊपर से होता हुआ एज अ डिप्रेशन स्टेज साइक्लोनिक स्टेज। ये समझाएं जवाद भाई कि जब ये यानी इसका लैंडफॉल हो गया है, अब उसके बाद ये जब लैंड के ऊपर से गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट ज़रा कम होता जाएगा, लेकिन ऊपर से गुजरने का मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा? थरपारकर में, बदीन में, सजावल या जहां से गुजर रहा है क्या होगा वहां पर? देखें शुएब भाई, ज्यादातर जो है वो थरपारकर, नगर पारकर और उमरकोट के जो इलाके हैं इनके ऊपर से ये एज अ डिप्रेशन बनता हुआ गुजरेगा। तो इन इलाकों में जो है वो बारिशें काफी हैवी रेनफॉल होगी, क्योंकि जब कोई तूफान खत्म होता है, बादल जब डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं तो आपको पता है ये भाप से और पानी से ही बने होते हैं। जब ये चीजें खत्म होती हैं तो ये बारिश की सूरत में जो है वो उन इलाकों में काफी हैवी रेनफॉल डंप करता है। हवाओं की रफ्तार भी डिप्रेशन में जो है वो अमूमन जो है वो 50 से 70 किलोमीटर। ठीक है, जवाब भी साथ रहेगा। हमारे नुमाइंदा गयासुद्दीन भी साथ मौजूद है इब्राहिम हैदरी से। गयास बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं, चूँकि ख़तरा मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल टल गया, लेकिन बहरहाल जिस तरह कहा जा रहा था कि वो टकराएगा उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज सेफ, कदरे बेहतरी है। आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर हालात में? बहुत शुक्रिया शुएब। सबीन, मैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल कल के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। मौसम जो कल हम देख रहे थे, गहरे काले बादल मौजूद थे, वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप नज़र आनी शुरू हो गई है। दूसरी जो अहम बात है, जो परेशानी की कैफियत में दो चार थे माहीगीर, उनके लिए अब खुशी की खबर ये है कि तूफ़ान का ख़तरा काफ़ी हद तक टल गया है और वो अब तैयारी कर रहे हैं समंदर में जाने की। हम देख रहे हैं कि माहीगीर जालों की तैयारियां कर रहे हैं, जाल तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा शिपों के अंदर जो है, शिप्स के अंदर डीजल डाल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर यानी गयास, इसका मतलब ये हुआ कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, मामूल के मुताबिक हैं। अब इंतजामिया भी उनको अलाउ कर रही है कि वापस जिस तरह से माहीगीर जाते हैं समंदर में उस तरह से जाना शुरू हो जाएं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने तैयारी कर ली है। देखें शोएब, टेक्निकली जब भी कोई शिप जाता है, लॉन्च जाता है शिकार के लिए, तो उससे पेशगी उन्हें इक़दामात करने होते हैं 1 से 2 रोज़ पहले। तो उन्होंने तैयारी अपनी की है। उस डीजल इंजन जो उनके होते हैं वो स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जो आइस बॉक्स, तो अभी इंतजामिया जो है लोगों को जाने नहीं दे रही, इजाजत नहीं दी जा सकेगी, वो उस वक्त तक नहीं जा सके। जाहिर है जी, उनको डेडलाइन दी गई थी 17 तारीख की,
तो उसी हवाले से अभी वेट किया जा रहा है। लेकिन इनकी जानिब से तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि माहीगीर समंदर में ही रहते हैं, उन्हें मौसम की सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा होता है, तो वो अपने एंड से तैयार बैठे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अब तक उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है कि वो समंदर में जा सकते हैं। गहरे समंदर में शिकार करने जाते हैं ये लोग। ये जो जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी, जहाँ आपको मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब शिप्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये किनारा है इस इब्राहिम हैदरी का। ये जेटी कहलाती है। जेटी के ऊपर शिप्स को जो है हुक किया गया है, खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो पेशगी उनकी है वो उन्होंने शुरू कर दी है। मैं सलमान अहमद कैमरामैन मेरे हैं, मैं उनसे कहूँगा ये आपको मनाजिर दिखाएं। यहाँ पर माहीगीर जाल बुन रहे हैं और जाल रेडी कर रहे हैं। ये बैठे हुए सामने और पीछे आपको समंदर नज़र आ रहा है, कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये तैयारियाँ कर रहे हैं, अपनी तमाम तर मराइल को मुकम्मल कर रहे हैं ताकि जो ही उन्हें इजाज़त मिलती है तो उसके बाद वो निकल जाएंगे यहाँ से। चूँकि 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और कम से कम 15 दिन ये लोग पानी के अंदर मौजूद रहते हैं। उसके बाद वहाँ से मछली का शिकार करने के बाद ये वापस आते हैं, इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ से जितना भी शिकार वो पकड़ के लाते हैं तो उसे यहाँ से फिशरीज़ पे और इसे फ़रोख्त करने के लिए मूव किया जाता है। तो ये एक एक्टिविटी जनरेट होती है यहाँ पर, जो हम देख रहे थे 4-5 दिन से ये एक्टिविटीज़ नहीं थी। लोग घरों में मौजूद थे, चूँकि इसी के साथ इनकी आबादियाँ और घर मौजूद हैं। तो समंदर में तूफ़ान के पेश नज़र इन्हें होल्ड कर दिया गया था, इन्हें घरों तक महदूद कर दिया गया था और जो लोग आबादी समंदर के करीब थी उन्हें शेल्टर होम की तरफ मूव करवाया जा रहा था। तो अब कुछ सूरत हाल इन्हें बेहतर हो रही है। गयास साथ रहिएगा। ज़ाहिर बड़ी हौसला अफजा बात है कि वहाँ पर ज़िंदगी मामूल की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गामज़न है। साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदे महेश कुमार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महेश, केटी बंदर के क्या हालात हैं, कि वहाँ पर भी अब ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है? शुक्रिया जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हूँ, यहाँ के कोस्टल बेल्ट पर, जहाँ पर तूफ़ान बिपरजॉय ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। ज़िला के मुख्तलिफ जो साहिली पट्टी है उस पर समंदरों की बुलंद लहरों ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों गांव जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। वफ़े से जो है बारिश का सिलसिला भी जारी सारी है। इस वक्त तूफ़ान बिपरजॉय जो है भारतीय साहिल गुजरात से टकरा गया है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी नुकसानात पेश आए। केटी बंदर में आज जो है तूफ़ान बिपरजॉय टकराने के खदशात भी बयान किए जा रहे हैं, मगर उसकी वो तेज़ी नहीं होगी, जिसके बाद वो शिद्दत में उसकी कमी आ जाएगी। ज़िले इंतज़ामिया फिर भी इस वक्त वो तूफ़ान बिपरजॉय के नुकसानात को पेश नज़र रखते हुए अलर्ट है। मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिसमें पाक आर्मी, नेवी और दीगर फोर्सेस भी इस वक्त बिल्कुल अलर्ट है। इस वक्त साहिली पट्टी की अगर हम बात करते हैं, साहिली पट्टी के रिहायशियों की, तो उनको इस वक्त मुख्तलिफ जो ज़िला भर में 11 कैंप्स कायम की गई है, वहाँ पर मुख्तलिफ कैंपों में रखा गया है। वहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश, आप साथ मौजूद थे, आप भी साथ मौजूद थे और गयास आप साथ मौजूद थे। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए मौसमी तब्दीली शहरी रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, चूँकि जिस तरह कहा जा रहा था कि टकराएगा बॉर्डर एरिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खासा महफूज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। थोड़ा सा आप बताइएगा शहरी साहिबा कि इस वक्त क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो टकराव हुआ और वो टकराव चलता रहा खासी तवील अरसे तक, रात भर, वो आपने देखा इंडियन गुजरात में जो सूरत हाल हुई है वो काफ़ी तशवीशनाक और मतलब काफ़ी तेज़ और तुंद था उसकी लैंडफॉल। टकराव वहाँ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से वो ईस्ट चला गया। अब वो ख़त्म होता जाएगा राजस्थान की तरफ, उसका आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिवेरिटी ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, इसमें मासिवा कराची के, जिसमें मरीज डिस्ट्रिक्ट में भी असरात थे और सी लेवल तो राइज हुआ है जी। और वो मसलन आपने देखा होगा सुजावर में जो कच्ची मकानियत है, वहाँ खासतौर से माहीगीरों की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो बिलाशुबा वहीं खुद ही जाके बसते हैं। जितना भी उन्हें कहा जाए कि इतने नज़दीक ना रहें, लेकिन यही माहीगीरों का एक ज़रिया माश होता है, तो फितरी सी बात है कि वो बार बार वहीं घर बनाएं। एनीवे उनके घर और काफ़ी इस तरह के इलाकों में जो साहिली इलाके, वो जिसे कहते हैं ना ज़ेरे आब ऑलमोस्ट आए हुए हैं, तो उनके घर आधे आधे कवर हो गए हैं। आई डोंट नो अब उनकी मकानियत कमज़ोर अब इतनी मजबूत रहेगी कि हम उनको कल उठ के कह दें कि जी आप वापस चले जाएं। वो काफ़ी लोग शुक्रगुजार भी हैं कि 1999 कुछ याद भी रखे हुए हैं कि उनको बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया था और साइक्लोन ने।
यहाँ टकराव किया था, तो कहने लगे हम इवैक्यूएटेड हैं। जाहिर है तकलीफ का बायस बनता है इवैक्यूएशन, नकल मकानी किसी भी तकलीफ का बायस है। तो अभी हम आज ये पर मीटिंग करेंगे सिंध अथॉरिटी से कि क्या वो बताएंगे, और फिर हम सुपारको से भी पूछेंगे अपने सैटेलाइट कवर से इस्लामाबाद में कि हमें बताएं कि क्या मौसम का अब कवरेज है, क्योंकि बारिशों की इन इलाकों में अभी भी तवक्को है और तेज हवाओं और बारिशों का नेचुरली होता है। तो इन इलाकों में कब हम लोगों को वापस भेज सकते हैं। फिर पीडीएम सिंध हमें बताएगा कि किन किन की मकानियत इस लायक है कि हम उन्हें इस तरह वापस भेज दें, क्योंकि अगर मकान का पुख्ता नहीं है तो फिर मुश्किल होगा जी। तो शरीफ साहबा अब ये थोड़ी सी इस पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, क्योंकि लोगों में खौफ और हरास अभी तक है। क्या ये अभी होना चाहिए मुकम्मल तौर पर? क्या पाकिस्तान के लिए खतरा टल चुका है? देखिए, मैं अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती पेशिंग की तो मैं जरूर लोगों कमी लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी तो 3 रात से सोए नहीं। ऐसे ही है शरीफ साहब, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो बहुत हमें चौकन्ना रहना पड़ा था कि बस ये ना हो कि कोई जानों का ज़िया हो जी, ये हमारी तरजीह थी। और अब बिल्कुल ये है कि देखिए जो प्रेडिक्शन मॉडल है वो गुजर तो गया है जी। अब उसका जो कहते हैं शोल्डर होता है वो रेस्ट करेगा और वो उल्टा घूमता है फिर, लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, वो अब मुझे नहीं लगता वो वापस इस तरह उल्टा घूमेगा। वो जो हमें बताया गया उसकी शिद्दत वहाँ खत्म होनी चाहिए, आगे सीधा जा रहा है वो। और इतने दिन इस बहरे अरब में ये रहा सस्टेन, ये ऑलमोस्ट सबसे लंबा साइक्लोन है जो हमारे इलाकों ने 1999 से पहले नहीं देखा था जी। तो ये बहुत एक तशवीशनाक बात है, पर देखें। और अल्लाह का फजल है, अभी तो ये बला टल गई है, अब मानसून की तैयारी करें। और मुझे अभी बताया जी स्टेशन ने कि जुलाई में कोई साइक्लोन, मैंने कहा फिर तभी बात करते हैं, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, ये यानी कोई और साइक्लोन है शरीफ साहिबा जिससे हमें खतरा हो सकता है? वो कबल वक्त मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ऐसा हो सकता है, कभी पहले नहीं हुआ है जी। अच्छा, लेकिन शरीफ साहिबा चूंकि लास्ट ईयर ज़ाहिर है हम सब जानते हैं जिस तरह पाकिस्तान में तबाही हुई, जिस तरह सैलाब से पाकिस्तान मुतासर हुआ। अब ज़रा आप उसे आई एम श्योर कि बहुत प्री लेवल पर मॉनिटर कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, इदारों से कोऑर्डिनेशन चल रही होगी। तो मानसून के लिए कुछ अगर प्लान आप लोगों ने बनाया, इफ़ यू वांट टू शेयर दैट? जी, वो मानसून प्लान क्योंकि सब इस साइक्लोन गैर मुतवक्का साइक्लोन में बिजी हो गए थे, मानसून प्लान का मैं रिव्यू करूंगी एंड जैसे ही मौका मिलता है शेयर भी करेंगे। ये बता दूं कि केपी में अभी सिस्टम आ रहा है जो नॉर्मली आता है, तो वहाँ तो सिस्टम आ रहा है, और इन साहिली इलाकों में भी मुतवक्के है मानसून। अच्छा, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। शरीफ साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही। अभी एक साइक्लोन, ये खतरा टल तो गया है, लेकिन ज़रा अभी तखमीना लगाया जाएगा कि नुकसान कितना हुआ। अभी ये देखा जाएगा कि इन लोगों को जिन्हें इवैक्यूएट किया गया, या उन इलाकों में जहाँ पर कच्चे मकानात गिर गए, या वो इलाके जहाँ पर पानी इस वक्त खड़ा है, वहाँ पर कब से जिंदगी मामूल के मुताबिक आएगी। और शोएब, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया, ये इसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि हमारे शोज में भी आकर किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है हर चीज को मैनेज किया। कबल वक्त उन्होंने अवेयरनेस दी, मीडिया पर आकर शहरी साहिबा भी कंटिन्यूसली हम देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे भी जाती, कल भी आई और आज भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने आकर जो है अवेयर किया लोगों को, और किस तरह इंतजामिया ने काम किया लोगों को वहाँ जाने से। हालांकि बहुत सारे लोग थे, शहरी साहिबा ने कल ट्वीट भी किया कि भाई बड़े लोग हैं जो कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो लोग वहाँ पर इंतजामिया है वो उस टाइम पे इंतजामात देखे या लोगों को मना करे कि नहीं आपने पिकनिक के लिए नहीं जाना, सिर्फ आप वहाँ पर तूफान का नज़ारा लेने के लिए वहाँ पर माता इंतजामिया की ज़िंदगी को आसान बनाए, ताकि वो बाकी मामलात पे जो है वो ध्यान दे सकें, निगाह रख सकें। तो जिम्मेदारी जहाँ पर रियासत की है, वहीं पर जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें शायद एक पॉइंट ये रहा सबीन, चूंकि वफाक और सिंध हुकूमत की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, वरना हम क्या देखते हैं कि अगर वहाँ पर एक जमात की हुकूमत और यहाँ किसी और जमात की हुकूमत हो। ये बात तो पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान के लोगों की है, यहाँ की जानों की है। माली नुकसान तो अभी भी हुआ, जाहिर है वो तमाम लोग, अगर आपने एक झोंपड़ी भी बनाई होती है तो वो किसी शख्स के लिए आपका आशियाना वो है, आपका सब कुछ वही है। अगर वो एक झोंपड़ी भी तबाह हुई है तो वो किसी शख्स का पूरा घर
जो है वो तबाह होगी, उसकी कुल कायनात तबाह होगी। तो चले, ये तो अब वी रियली होप कि इसके आगे भी अगर जब तखमीना लगाया जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर हम ये भी हुकूमत से भी अपील करते हैं और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि उनको जो है इस नुकसान का कुछ ना कुछ अजाला होगा, कुछ ना कुछ कंपनसेट जो है वो कर दिया। और आइंदा आने वाले दिनों में नए जो सिस्टम्स बनेंगे और जो साइक्लोन की बात हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा है कि पहले से हम तैयार रहें। हाँ, ये पहले की तैयारी बहुत अहम होती है। जुलाई की प्रेडिक्शन आ चुकी है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कबल इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, लेकिन अल्लाह महफूज रखे सबको। जरा अब इसका तूफान का इम्पैक्ट हम जगह जगह देख रहे हैं कि फौरन से मौसम भी बदल रहा है। तो आज जरा मौसम का हाल बताते हैं कि किन शहरों में क्या मौसम रहेगा। तो जनाब सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हल्के हल्के बादल हैं। लाहौर में कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, बादल हैं लाहौर में भी। कराची में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश है जाहिर है, लेकिन और जिस तरह से हम बात जिक्र भी कर रहे हैं तो कराची वाले किसी भी अनप्रिडिक्टेबल वेदर के लिए तैयार रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेशावर में कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, सूरज है फिलहाल वहाँ पर। और कोयटा में कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, वहाँ पर भी सूरज ही चमक रहा है। ये था जी मौसम का हाल। अब कुछ प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ें तो आज मौसम के से ज़रा थोड़ा सा हट के ज़रा बात करते हैं कि हमने आज बहुत अच्छी स्टोरीज भी रखी, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क ही तकरीबन सिर्फ कराची या सिंध या ठट्टा, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात भी कर रहे हैं कि लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकें, अगर घरों में महफूज हैं तो वो कुछ उनके लिए हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात करूँ? जरूर। नवाज शरीफ साहब की मैं पूछना चाहती थी कौन से वाले? जी, नवाज शरीफ साहब की बीए कर ली है। मैंने तो सुना उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। नो, आई हैव हर्ड कि ग्रेजुएशन तो उन्होंने की हुई है, मतलब प्रॉपर डिग्री ली हुई है। भैया मुझे तो ये मालूम है कि डिग्री अभी मिली है। अच्छा। हाँ। एक्चुअली डुप्लीकेट है ना। अच्छा, डुप्लीकेट डिग्री अभी मिली है। गुम हो गई। नंबर नहीं पूछेंगी? कितने नंबर थे? बीए में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने लिए थे जनाब 340 नंबर। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये थी जनाब, किस सन की बात है ये? 1968 की बात है जनाब। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये डिग्री ली थी, लेकिन चूंकि डिग्री हो गई थी गुम और उन्होंने अप्लाई किया फॉर डुप्लीकेट डिग्री, और अब उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने नई नकोर चमचमाती डिग्री दे दी है 340 नंबरों वाली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 1968 की डिग्री, वरना हमें कहाँ मिल सकती है जनाब? नहीं, मिल तो जाती है, डुप्लीकेट डिग्री है, मिल जाती है। शुएब बस कर दें, जितना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हो सकता है उन्होंने भी इसकी प्रोसेस कब से इनिशिएट किया। प्रोसेस तो आवाम के लिए होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं हो सकता है ना कि उन्होंने भी शायद इनिशिएट कर दिया हो, कब का किया हुआ हो। अब उन्होंने टाइम ड्यूरेशन थोड़ी लिखा है। चलें जी, मुबारक हो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म। अब उनके भाई की बात करूं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब की। अब उन्होंने क्या कर दिया है? वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। अच्छा? अब कौन सी लैंग्वेज बोली और किसके साथ बोली आपको दिखाते हैं। Говорит по-русски красиво? Хорошо. Но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अज़रबैजान का दौरा है और अज़रबैजान के सदर से इनकी मुलाकात है और रशियन लैंग्वेज में इन्होंने गुफ्तगू की है। और इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जहां पर तुर्किया का दौरे पे गए हुए थे। नहीं, आम के अलावा। अच्छा। आम तो बड़ी फेमस होगी, दूसरी वीडियो शायद बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हो सकी। वहाँ पर जब तुर्किया की आवाम से बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो उन्होंने टर्किश ज़ुबान में बात की थी। तो ये एक बड़ी बात है, आप एक ज़ुबान जो है वो सीख रहे होते हैं, लेकिन साथ अगर आपको मुख्तलिफ ज़ुबानें आती हैं कि आप किसी मुल्क पे जा रहे हैं और उनसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाता है, अपनायत भी होती है, तासुर भी क्रिएट होता है कि आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज आती है, भले उन्हें ना भी आती हो, वो सीख कर गए हो कुछ लफ्ज या कुछ सेंटेंसेस, बट ये बहुत अच्छा आप एक जेस्चर शो करते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है लैंग्वेज सीखना, तो वी रियली अप्रिशिएट जी। आम वाली वीडियो को तो नहीं, लेकिन इसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसको भी कर सकते हैं। अब ये वीडियोस वायरल होनी चाहिए, ये कंटेंट है जो वायरल होना चाहिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं वो जरा सुन लें कि अगर आप चाहते हैं ना शायाने शान तरीके से शादी करना, कि उसमें बैंड बाजा बारात हो, तो जनाब ये शादी अब होगी महंगी। लाहौर में शादियों के लिए पुलिस बैंड की जो बुकिंग है उसकी फीस बढ़ा दी गई है। अगर आपने कराना है ना वो आम मार्च, तो उसके लिए फीस है जनाब 18,000 से बढ़ाकर अब 40,000। अगर आप कहते हैं कि लंबा मार्च चाहिए 100 किलोमीटर तक मार्च, तो फीस होगी जनाब 30,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए, और 15 से 28,000 रुपए जो है वो दीगर शहरों के लिए इसकी बुकिंग जो है वो की गई है। अच्छा, अब क्या करें? आप सब करेंगे कि सादगी से शादी करें? लेकिन अगर आप
आपके फैमिली में कोई पुलिस वाला है तो फिर तो रियायत मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों के लिए रियायत है जनाब 50%। 50% है? yes. अच्छा, और मैंने सुना था कि अच्छा 50% है। और जो शहदा के बच्चे हैं उनके लिए 80% रियायत दी जाएगी। और बैंड बुकिंग जो है जो भी उससे रकम हासिल होती है उसका 40% जो हिस्सा है वो वेलफेयर फंड के लिए मुख्तस होगा। और अब चूंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है तो मेरा ख्याल है सुनना ले म्यूजिक माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। अच्छा, वहाँ तो स्क्रीन पर तो एक अलग जो है समा बंधा हुआ है, यहाँ पर स्टूडियो में कुछ अलग हो रहा था। शोएब झूम रहे थे बिल्कुल यहाँ पर। और चलें, अभी तो हम नहीं दिखा सके कि क्या है, लेकिन बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अगर आप ये नज़ारा देखना चाहते हैं कि ये जब बैंड बज रहे थे तो शोएब किस तरह से झूम रहे थे, तो आपने सुबह से आगे का फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नहीं, जिसने मेरी शादी पे आके नहीं देखा तो वो कैसे देखेगा? आपकी शादी पे था बैंड था। अच्छा, आपने भी धूमधाम से शादी की थी? धूमधाम से शादी की एक सवाल करूं? कर ले। बड़ी बातें करते हैं आप। मैंने कहा चले, मुझे उस वक्त शऊर नहीं था, शादी के बाद शऊर हासिल हो गया। मैं पूछने लगी थी शादी में टोटल खर्चा तकरीबन कितना किया था? सारे इवेंट्स किए थे? अम्मा अब्बा ने किया था, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। अच्छा, नहीं बताए ना। अच्छा, इतनी पुरानी कोई बात नहीं होगी। पुरानी है, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में मेहंदी का इवेंट किया था। मैं पूरा बता दूं आपको। निकाह का इवेंट हुआ था, फिर मायूं का इवेंट हुआ था, फिर मेहंदी का इवेंट हुआ था, फिर बारात और फिर वलीमा। आपसे कसर कोई नहीं। आप इमेजिन करें कि ये वो वक्त है जब मैं अपने घर वालों से कह रहा था एक फंक्शन करना है, बस एक इवेंट करना है, बस दोनों फैमिलीज आएंगे, इवेंट इज डन। अच्छा, वो एक ही बेटी उनकी, यहाँ पे मैं सबसे छोटा बेटा, अरमान ही अरमान। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, सारे इवेंट होंगे, बस सारे इवेंट हुए थे। अच्छा, वैसे खुद मैंने देखा अगर दूल्हा दुल्हन नहीं भी चाह रहे होते तो घर वालों को होता है कि हमारी ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं और मेरी वाइफ ऑनेस्टली हम ये चाह रहे थे कि हमारा एक ही इवेंट, और इतना ज़्यादा नहीं, वो अलग बात है, उस एक इवेंट पे भी हमने करना धूमधाम से ही था, लेकिन एक होता है ना 4-5-6 दिन के पर मुहित शादियां वो नहीं करना चाह रहे थे, बट पेरेंट्स की ख्वाहिश अगर किसी की इस्तात है, कोई करना चाहता है तो वो जरूर करे, लेकिन जाहिर है फिर भी हम यही प्रमोट करेंगे कि सादगी अपनाएं, सादगी से शादी करें, ताकि आप एग्जाम्पल बने उन तमाम लोगों के लिए। बात सुने, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त जो गोल्ड है वो 48,000 का तोला था। आज देखें कुछ आज 2.5 लाख का तोला है, तो आप इमेजिन करें हालात किधर चले गए हैं। अच्छा, उसमें भी जो बैंड की बात आपने की ना, बैंड था, लेकिन मुझे कहा गया था तुमने कंट्रोल करना है, तुमने नहीं नाचना। तो मैं नहीं नाचा था। अभी हम देख सकते हैं, हमें पता चल गया था। अभी मेरी शादी नहीं है ना, अब मैं किसी की शादी की तैयारी कर रहा हूँ। चले, अच्छी बात है ये भी। चले, जब बढ़ते हैं आगे, इंडिया से खबर, जहां मुसलमान शहरी ने माँ की मोहब्बत ने ताजमहल जैसी एक इमारत बनाई है। चेन्नई शहर, इससे ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियत हैं अमरुद्दीन शेख दाऊद, इनके बनाए गए ताजमहल पर 5 करोड़ इंडियन रुपए की लागत आई है। अमरुद्दीन शेख जब 11 साल के थे तो उस वक्त उनके वालिद अब्दुल कादिर इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी वालिदा ने अकेले की, जिलानी बेगम ने की। शानदार इमारत बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया है और मुकम्मल करने में तकरीबन 2 साल लगे हैं। अमरुद्दीन ने कहा है कि उनकी वालिदा से अकीदत का इजहार करने के लिए इस छोटे ताजमहल पर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ सकते हैं। कितना खूबसूरत है, इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया, माँ की मोहब्बत में बनाया गया ताजमहल, बनाई गई ताजमहल जैसी इमारत। क्या बात है जी। चलें, अब इससे पहले चूंकि बहुत ज़्यादा नाच गाने की बात हो रही थी, ख्वाहिशात आपकी जाग रही थी ना कि आपने नाच गाना देखना है। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन किसी की ख्वाहिश है कि वो 5 दिन तक मुसलसल डांस करती रहे। नहीं, उसको देखने की ख्वाहिश नहीं है आपकी? नहीं, मैं अभी दिखा देते हैं जी, स्क्रीन पर दिखाएं जी। ये देखें जी, रक्स कर रही हैं ये। भारत में 16 साल लड़की ने 5 दिन तक मुसलसल डांस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाह जी वाह। ये तालिबा है सरस्वती सुधीर, और इन्होंने अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में 127 घंटे तक डांस किया है। गिनीज बुक में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। 15 महीनों तक इन्होंने एक मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तरबियत हासिल की थी, और इस टेक्निक के ज़रिए जो दिमागी खलियात हैं इनको वसी करने, अच्छी नींद और जिस्म के हिस्सों को, यानी जो कहते हैं ना पट्टे आपके खिंच जाते हैं, उनको खोलने के लिए बेहतरीन समझी जाती है। अपने दादा की रहनुमाई में ट्रेनिंग ली
और इस दौरान रोज़ाना 4 घंटे मुराकबा करती थी, 6 घंटे रक्स करती थी, 3 घंटे वर्जिश किया करती थी, सोती भी थी 5 घंटे। लेकिन अब जब रिकॉर्ड बनाया तो ना सोना, ना खाना, ना पीना, बस नाचते जाना। कैसे कैसे शौक है लोगों के, मतलब इतना स्टेमिना, बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। मतलब आप अगर देखिए जिम में भी अगर आप जाते हैं, कोई म्यूजिक होता है या वैसे भी आप अगर डांस कर रहे हो तो आप कुछ मिनट के बाद आप थक जाते हैं, लेकिन उन्होंने जाहिर है इसके पीछे तैयारी बहुत ज्यादा होगी ना, अपनी डाइट। लेकिन रिकॉर्ड बनाना हो तो फिर ऐसे तो करना पड़ता है, तो ऐसे होता है, तो जुनून होता है ना। फिर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो फिर आप पहुंच के रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची में अपना मेयर लाने में कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाबात हुए उसमें उम्मीदवार थे मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी की जानिब से 173 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इनको मिले 160 वोट, जबकि 32 बल्दियाती नुमाइंदों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन में नाकामी के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है और नताइज मुस्तरद करने का ऐलान भी कर दिया। और कल हमने वहाँ पर पथराव वाला मामला भी देखा, हालात थोड़े बेकाबू होते भी देखे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। शाह साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि 9 लाख से ज़ायद वोट हासिल करने वाली जमात इस्लामी और 3.25 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी शिकस्त दे देती है उसको। वो कहते हैं नामुमकिन सी बात है, वो कहते हैं धांधली की गई है, वो कहते हैं हम इसको कबूल नहीं करते। और ये हालात हमने कल उनके सपोर्टर्स की जानिब से देखा भी, जिस तरह से पथराव हुआ। आप थोड़ा बताएं कि इस मामले को कैसे आगे लेकर चलेंगे? ज़ाहिर जमातें तो सारी पाकिस्तान की हैं, बात तो सब कराची की कर रहे हैं, कैसे मिलकर चल सकते हैं? जो कि बड़ा अच्छा था जब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि डिप्टी मेयर आप बन जाएं, लेकिन उन्होंने ज़रा कबूल नहीं किया। हालात बेहतर कैसे होंगे? राब्ता मुनक़ता हुए, नासिर हुसैन शाह साहब से दोबारा राब्ता उनसे बहाल करेंगे और यही ज़रा सवाल हम उनसे करना चाहते हैं कि इस वक्त जब कराची की हम बात कर रहे हैं, कराची की तरक्की की हम बात कर रहे हैं, और उसमें हम जब मेयर की बात करते हैं तो ये कितना अहम है कि मेयर को वो सपोर्ट हासिल हो जो मेयर को होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हम इसमें जमातों के दरमियान देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि बात पाकिस्तान की हो, बात कराची की हो। कराची के हालात हमारे सामने हैं अभी भी, बिल्कुल पहले वालों ने भी क्या काम किया वो भी सामने है, अभी पीपल्स पार्टी क्या काम करेगी वो भी देखा जाएगा, बिकॉज अवाम यही सुनना चाहती है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो उनके लिए क्या कर रहा है। 4 बूंदे पानी की पड़ती हैं और उसके बाद आप हालात देखें वहाँ पर क्या हो जाता है। आज तक सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं हो सका, साफ पानी नहीं मुहैया किया जाता लोगों को, कितने सारे और मसाइल, लूट मार जो हमने देखी, क्राइम्स किस तरह से उनका रेट बढ़ा, ये सारी चीज़ें भी हम देखते आ रहे हैं। तो हमने कभी बेहतरी तो देखी ही नहीं, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो कंपटीशन हम देते हैं। हमेशा हम ये देखते हैं कि सीट हमें चाहिए, ये ओहदा हमें चाहिए, लेकिन काम क्या करेंगे, मैंडेट क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी, वो कभी सामने नहीं आती, या अगर बता भी जाती हैं कभी इम्प्लीमेंट होती नहीं देखी हमने। कि उस वक्त भी मीडिया के सामने आए, उस वक्त भी कंपटीशन बताएं, या उस टाइम पर जो फिर जो अपोजिशन है वो आके बात करे, कोई कुछ नहीं कह रहा होता, फिर पर्सनल लेवल पे चीजें चली जाती हैं और आवाम वहीं रह जाती है। कराची हमारा वहीं का वहीं। तो चलें सभी सब बातें अपनी जगह, लेकिन कल मुर्तज़ा वहाब साहब की ट्वीट मुझे बहुत अच्छी लगी। कल जब वो जिस तरह से कामयाब हुए, उसके बाद अपनी वालिदा की कब्र पर वो गए, फौजिया वहाब साहब की कब्र पर वो गए, और ज़ाहिर फौजिया वहाब साहब की शख्सियत ऐसी कि सब ज़ाहिर बहुत उन्हें पसंद करते रहे हैं। उनकी ख़बर पर गए और कहा कि मैं अपनी वालिदा की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से और उनकी तरबियत की वजह से आज ये मकाम हासिल कर पाया हूँ। और उन्होंने एक जो आखिरी जुमला था बहुत प्यारा था, उन्होंने कहा कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको अपने वालिदैन को जप्फी दें, जिसके आपके वालिदैन आपके पास हैं, उनको जप्फी दें कि उनके अपनी वालिदा से मिलने के लिए कब्र पर जाना पड़ा। जैसे मोमेंट्स होते हैं इस तरह के तो ज़ाहिर है बंदा इमोशनल हो जाता है। तो ये एक ज़ाहिर वो साइड थी, आई जस्ट थॉट टू शेयर दिस एज वेल। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जानना चाह रहे थे आपसे, इस वक्त जो कराची के हालात हैं, ज़ाहिर है चैलेंजिंग शहर है कराची और इसमें मेयर पर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं, वो सारी बात अपनी जगह, लेकिन जो हालात इस इंतखाब के बाद बन चुके हैं, जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के इल्ज़ामात हैं धांधली के, जिस तरह से कल हमने वहाँ पर देखा पथराव, जिस तरह से उनके वोटर सपोर्टर जो हैं वो इस इंतखाब को मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, ऐसे में हालात को बेहतर कैसे किया जाएगा? ठीक है, आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों का जश्न अपनी जगह, लेकिन हालात को बेहतर कैसे किया जाएगा कि पार्टीज मिलकर चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मेयर यहाँ पे जीते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, और आप
उनकी कारकर्दगी से भी बखूबी वाकिफ हैं कि उनको कुछ अर्सा एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई और अब भी बहुत पुरुमीद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि कराची का जो मैंडेट है, जमात इस्लामी कह रही है कि हमारा है और हमारे हक पे डाका डाला गया है, मैंडेट तो कराची वालों ने अल्लाह की मेहरबानी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पर पीपल्स पार्टी को दिया है। शुरू में जो फेज़ था 100+ हमारे चेयरमैन जीते हैं KMC के, जमात इस्लामी के तो 80 के करीब जीते हैं, वो भी तब जब MQM का बाइकआउट है। हमने तो अपने इलाकों में जीता है जहाँ जहाँ हमारे लोग थे। अब ये अजीब सी बात कह दी जाती है कि जमात इस्लामी का एक MPA है सिंध असेंबली में, उनके 80+ आए तो कोई हैरत की बात नहीं होती। हमारे यहाँ कराची में 5 MNA हैं, बहुत सारे MP हैं, इतनी अरसे से यहाँ पे हुकूमत में हैं, खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे 100+ आते हैं तो सबको बड़ी हैरत होती है। अब हमने इसीलिए कहा था इखलाकी तौर पर ये हमारा हक बनता है मेयर हमारा हो, और 80 के करीब जमात इस्लामी के पास सीटें हैं तो डिप्टी मेयर उनका हो, और हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अब अगर PTI के जो अरकान थे, ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद जो हालात हैं PTI के, आपने देखा कि उनके जो गवर्नर उन्होंने रखे थे, जो चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, MNA, MP, वो तक उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो ये UC चेयरमैन अगर उन्होंने अपना कोई फैसला किया है तो उसमें हमारा क्या कसूर? अच्छा, यानी शाह साहब आप ज़ाहिर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फैसला किया, ये इल्जाम आप पर है करवाया था शाह साहब, क्योंकि ये इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं, वो हुकूमत पर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो लोग आ नहीं सके। देखें माहौल 9 मई की वजह से बना, और जाहिर है उसमें अगर हमें फायदा हुआ है तो इसमें हमने फायदा लेने की कोशिश जरूर की है। क्योंकि उसमें हालात ऐसे थे कि वो उन्होंने कहा कि जी हम अपना फैसला करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अब भी, मेरे लिए बहुत मोहतरम है हाफिज नईम साहब, आपके तवस्सुत से भी, और मैं खुद भी उनसे राब्ते में पहले भी रहा हूं, अब भी हम उनके पास जाएंगे कि सब मिलकर काम करें। कराची के बहुत सारे इशूज हैं और ये गली मोहल्ले की और छोटी UCs की पॉलिटिक्स कह लें, खिदमत कह लें, है, लेकिन इसमें जब तक साथ नहीं मिलेंगे काम नहीं होगा। और मुर्जा वहाब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हम तो चाहेंगे कि हाफिज नईम साहब जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनकी मामनत करें, उसकी सरपरस्ती यानी शाह साहब, क्या ये मुमकिन है कल के इंतखाब के बाद भी, क्या ये मुमकिन है कि अब भी पीपल्स पार्टी कहे कि चूंकि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी पार्टी है, भले अब इंतखाब हो चुका है मेयर का, डिप्टी मेयर का, लेकिन क्या अभी ये मुमकिन है कि उन्हें कहा जाए कि जो ऑफर पहले थी आज भी वो कायम है, मेयर हमारा, डिप्टी मेयर आपका, मिलकर काम करते हैं, ऑफर दी जा सकती है? अभी मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वसी कल्बी का मुजाहरा करती है। कराची के वसीतर मफाद में हम आज भी इस बात के लिए लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे, और हमें यकीन है कि लीडरशिप इसकी इजाज़त दे देगी, क्योंकि कराची को हम बेहतर करना चाहते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी कुछ नहीं हो रहा, आपने देखा बहुत सारे तज्जिया निगार, अरस्तु, सुकरात आके मीडिया पे कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, इतने सालों में कुछ नहीं किया। हमने तो यहाँ पे बहुत कुछ किया है। मैं देखें, 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते, हकायक देखे जाते हैं। 2008 में बीबी शहीद हुई, लोगों जज्बात थे, लोगों ने वोट दिए, लेकिन वो खिदमत थी जो 2013 में हमें 2008 से ज्यादा नशिस्तें मिली सिंध में। लेकिन नासिर साहब अगर लोग ये बात कर रहे हैं या मीडिया पे ये बात की जा रही है, और ज्यादा सीटें मिली। अच्छा, अगर लोग ये बात कर रहे हैं, मीडिया पर ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया, तो कोई तो वजह होगी ना? क्या माजी में गलतियां तो हुई हैं? माजी में गलतियां भी हो सकती है, और हो सकता है कि जो काम आप कह रहे हैं बहुत सारा काम हो रहा है, हो सकता है जो काम आपने किया आप उसको सही तरीके से पोर्ट्रे ना कर रहे हो। देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये एक माइंड सेट है जो बरसों से है कि जी पीपल्स पार्टी ने, ये आज क्या कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का तो कभी कराची रहा नहीं। 70 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को मिले थे, सीटें भी आई थी यहाँ पे। फिर ये कह रहे हैं जी ये मेयरशिप में तो कभी नहीं रहे।
79 में हमारे 3 वोट रिजेक्ट करके मेयर बना दिया गया, लेकिन डिप्टी मेयर हमारा था, उमर यूसुफ डेडा साहब। ये मैंडेट है जो कराची में पीपल्स पार्टी का रहा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको पता है कि किस तरह की तैयारियां होती हैं। 88 में भी हम नेशनल असेंबली में जीत गए थे, लेकिन पंजाब असेंबली में फिर करके हमें नीचे वोट दूसरे करा दिए गए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हमने खिदमत की है। आप हेल्थ सेक्टर देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, दीगर चीज़ें आप देख लें, बेहतरी है। हमने और कुछ करने को है, बहुत कुछ हमने करना है। हमारी नेग्लिजेंस होगी कुछ इलाकों में ज़रूर, लेकिन हमने खिदमत की है। ये जो एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध में अवेलेबल हैं, कराची के अलावा दीगर शहरों में, हमारे गंबट एक छोटा सा कस्बा टाइप शहर है, बिल्कुल, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट भी है, जहाँ लंग्स ट्रांसप्लांट भी अब हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं जी। हेल्थ पर जिस तरह फोकस सिंध ने किया है। शाह साहब, एक बात और भी जानना चाहते हैं, चूंकि जरा आप नंबर गेम की बात भी कर रहे हैं, आप मैंडेट की बात भी कर रहे हैं, आप माजी का हवाला भी दे रहे हैं, तो ऐसे में हम ये जरूर सवाल करेंगे, जब हम वोट की अहमियत की बात करते हैं तो ऐसे में ठीक है 9 महीने हालात यकसर तब्दील कर दिए, लेकिन अगर हम देखें कि 9 लाख से ज़ायद वोट हासिल करती है जमात इस्लामी PTI, और ऐसे में अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो 3.25 लाख वोट मिलते हैं। अब ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि फिर कैसे तस्लीम किया जाए इस नतीजे को कि 3.25 लाख और 9 लाख। देखें, ये अंदाजे गलत भी हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर बहुत सारी जगहों पे जिस तरह हमारे एलाइज ने हमें सपोर्ट किया, यहाँ पे मुस्लिम लीग N, JUIF, वहाँ मिलकर भी हमारे लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं उनके साथ। वो उन वोटों में भी हमारा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत है कि अगर जमायत इस्लामी और PTI के नंबर आपस में मिलते तो हमसे वो उनके 193 थे और हम और हमारे एलाइज के 173 थे। लेकिन जो हालात 9 मई के बाद हुए, उसमें PTI के बहुत सारे लोगों ने उनसे इनहराफी की और उनके इन फैसलों की पाबंदी नहीं की। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इस जो ये पहलू था, इसका हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन अगर हाफिज साहब को ये सब वोट मिलते, वो मेयर होते, तो हम उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करते। कई दफ़ा हम कह चुके हैं ये बहुत अहम है कि सपोर्ट की जाती है। ये इतना अच्छा जुमला शाह साहब की, जिससे नजर आता है कि हम बात कराची की कर रहे हैं, कुर्सी पर कोई भी हो, दैट डजंट मैटर, बात कराची की। ऐसे में शाह साहब, अब चूंकि ज़ाहिर मुर्तज़ा वहाब साहब हो चुके हैं मुंतखब, वो हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई, कहीं उनको अब नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा, उनको भी वैसे ही देखा जाएगा जैसे कि देखना चाहिए एज अ मेयर? जी बिल्कुल, सबके साथ यकसा सलूक होगा और ये हमने करके दिखाया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, वहाँ पे हमारा एक काउंसलर भी नहीं था, वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, तब जाके अब हमें वहाँ भी काफ़ी सीटें मिली, टाउन भी मिला है। लेकिन हम खिदमत की करते हैं, वोट के लिए काम नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ से पहले हमारा सिर्फ एक चेयरमैन था, वहाँ अरबों रुपए के काम कराए हैं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर CM सिंध और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशिश है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, काम हो। ये नहीं है कि जिन इलाकों में हमें वोट नहीं मिलते थे हमने वहां पे काम नहीं करा। और अब ये भी बड़ा अहम हो जाएगा कि अब कम से कम ये नहीं कहा जाएगा होंगे अक्टूबर में, अब कम से कम शाह साहब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है या कि मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि पार्टी एक है। अब तो डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, हमने इस दफा जो कवानीन बनाए, देखें इलेक्शन से पहले MQM ने तो बाइकआउट किया, उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन ये नहीं था वाज़ेह कि मेयर किसका होगा। लेकिन जो हमने कवानीन बनाए उनमें मेयर को बाइख्तियार किया। PFC को शुरू कर रहे हैं, ये हमने कानून पास किया है, इसके बावजूद कि कोई पता नहीं था कौन मेयर होगा, हम इन सबको बाइख्तियार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे सिंध में 95% जो लोग जीते हैं, मेयर हुए हैं, जितनी कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं। तो हमने इन सबको बाइख्तियार किया है और हम तो देखें, हमने ये करके भी दिखाया। आपको याद होगा PTI जो बहुत दावे करती थी, इन्होंने आते ही पंजाब में जो बल्दियाती लोग जीते हुए थे,
मेयर लाहौर थे, मुस्लिम लीग एन से बहुत सारे थे, उनको 2.5 साल पहले घर भेज दिया, तहलील कर दी सब कौंसलें। उसका हम पर प्रेशर आया कि जी अब ये देखें पीटीआई ने खुद कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने, आप भी कराची के मेयर को हटा दें। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा उसके पास मैंडेट है और जो कवानीन के तहत उसके पास इख्तियारात है वो उनके इख्तियार शाह साहब, यहाँ पर अब एक और मामला भी है, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट कर दें कि अगर अब इस सूरत हाल में जमात इस्लामी इलेक्शन के नताइज कबूल ना करने पर इस्रार करती है और वो कहती है कि हम अब अदालत जाएंगे और अदालत में अपना केस पुट करेंगे, तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का लाएअमल क्या होगा? मना लेंगे या मुकाबला करेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो बाइख्तियार हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतों में जाएं और पुरअमन एहतजाज का भी उनको हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि जो कल का वाकया हुआ वो बहुत नामुनासिब था और ग्रेस दिखानी चाहिए। अगर हार जीत होती है तो जिस तरह कल वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आइंदा के लिए पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करें, पुरअमन एहतजाज करें, कोई नहीं रोकेगा। और एहतजाज ना ही हो तो बेहतर है और उसके लिए ज़ाहिर है आप लोगों को एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। शाह साहब, सिर्फ टेलीविजन की हद तक ये ऑफर्स दी जाएंगी या कि किसी अच्छे बड़े लेवल पर मीटिंग हो सकती है, चाहे वो बिलावल साहब की मीटिंग अमीर जमात इस्लामी साहब से हो जाए, एक मेज़ पर बैठ जाएं, मसाइल हल करने की बात कर लें, मुज़ाकरात हो जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल होंगे, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं और अपना हाफिज साहब हमारे भाइयों की तरह हैं, हम कई दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं, हमारा उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मैं खुद भी उनके पास जाऊंगा, हमारे सूबाई सदर जाएंगे, सीएम साहब भी तैयार हैं, हम लोग सब उनसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा अभी गुस्सा उनका ठंडा हो उसके बाद। ठीक है, तो लेकिन ये उम्मीद है कि गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये वाकई ये बड़ी अहम बात है, मेयर बने हुए थे जाहिर है हालात ऐसे थे, उनको ये नज़र आ रहा था कि वो मेयर मुंतखब हो जाएंगे, चूँकि वोट्स ऐसे थे। फिर जाहिर है चूँकि 30 ऐसे लोग पीटीआई के जिन्होंने फिर इस इंतखाबी अमल का वो हिस्सा नहीं बने और इन जो नताइज बिल्कुल बदल के, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुस्बत पैगाम है आपकी तरफ से, आप खुद भी जाएंगे, क़यादत भी जाएगी, मुलाकात भी होगी, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर मिल बैठ कर कराची की बात होगी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक पे आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। गैर यकीनी के इस दौर में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंश्योरेंस का रुझान फ़रोग़ पा रहा है। ऐसे में बात अहम है कि इंश्योरेंस के ख्वाहिशमंद अफराद को एक ऐसा इदारा मिल जाए जो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे और शफाफ अंदाज में उनकी इंश्योरेंस यकीनी बनाए। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें भी दो राय आती हैं, एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस की तरफ लोग जाते हैं, दूसरा तकाफुल यानी इस्लामिक इंश्योरेंस की बात करते हैं। तहफ़्फ़ुज़, ये लफ्ज़ बहुत अहम है, आज हम इसी लफ्ज़ से अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और टीपीएल इंश्योरेंस के CEO मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं या हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगा सबसे पहले आप बताइएगा कि जब हम टीपीएल की बात करें तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस और तकाफुल, आप लोग इसमें किस तरह से डील करते हैं? देखिए जी, वी हैव बोथ प्रोडक्ट्स, हमारे पास दोनों किस्म के प्लान्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो तकाफुल की भी हैं, कन्वेंशनल की। इनफैक्ट आई थिंक हमारा जो बिज़नेस का स्प्लिट है तकरीबन 50-50 है। 50% हमारा जो बिज़नेस है वो कन्वेंशनल का है, 50% ऑफ द बिज़नेस इज़ तकाफुल। सो वी आर इक्वली बैलेंस्ड। उसके बरक्स इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ तकाफुल करती हैं, उनके लाइसेंस के अंदर उन्होंने अपने आप को इनकॉर्पोरेट इस नौइयत पे किया हुआ है, मगर एक्चुअली उसमें कोई तफरीक नहीं है। जो प्रोडक्ट्स उनके पास हैं वो बाकी लोगों के कन्वेंशनल इंश्योरेंस के पास भी हैं, बस सिर्फ एक ऑपरेशनल स्टाइल का फ़र्क है और एक फोकस का फ़र्क है। अमीन साहब, ये भी बताइएगा कि आपका जो इदारा है वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, तो ज़ाहिर है ट्रैवल का बाज़ों का ऐसा भी होता है, ट्रिप कैंसिल हो जाता है, ये भी होता है सामान गुम हो जाता है, या मेडिकल इंश्योरेंस कोई मेडिकल एमरजेंसी भी हो जाती है। इस हवाले से आप क्या डील देते हैं, किस तरह से आप मेक श्योर करते हैं कि यहाँ ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सबसे बेहतर है इन लोगों के लिए?
देखिए जी, मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस बनाए जाते हैं। हर जेब के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप जैसे चॉइस कर सकते हो कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आपने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है, आपने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना है, आपने फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है। डेस्टिनेशन वही होती है, सफ़र वही है, बट मुख्तलिफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस के मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस अवेलेबल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिसमें कवरेजेस की तफरीक होती है और जो उसका प्रीमियम है, जो आपको वो प्लान लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसमें फ़र्क होता है। बट द आइडिया इज़ एसेंशली, जैसे आपने बताया कि इसको हम तहफ़्फ़ुज़ पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो जो अनहोनी चीज़ें जो आप ट्रैवल के मद में आपके साथ खुदा ना खास्ता हो सकती हैं, उनकी एक फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ये, तो छोटे से प्रीमियम के साथ आप जहाँ पर आप ये भी बात कर रहे हैं कि अनहोनी की आप बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है इमरजेंसी वजह से। मानसून के मौसम की अगर हम बात करें तो मानसून में हम देखते हैं कि लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता तूफान आता है या बारिशें होती हैं। हम इस वक्त अगर कराची की बात करें, ओले पड़ जाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज हो रही होती है। इस हवाले से आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, इसको जी इंश्योरेंस की लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के मद में कवर किया जाता है और इसकी कवरेज बिल्कुल अवेलेबल है। जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, गाड़ियों में भी अवेलेबल है। जहाँ घरों का ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे आजकल जो सोलर का रिवाज है, सोलर पैनल्स के अंदर ये कवरेज बहुत रेलेवेंट है। अब तो ये इंडस्ट्री में भी काफ़ी रिवाज बनता जा रहा है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में सोलर पैनल लग रहे हैं, जिसकी वजह से पावर में वो सप्लीमेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उसमें ये कवर अवेलेबल है। और इत्तेफाक जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई आफत या तूफ़ान या चीज़ें आ रही होती हैं तो हमारे यहाँ जहन इस तरह ज़्यादा फोकस करता है कि अब मैं क्या करूँ। जैसे आप आजकल ये कराची की तरफ ख़ास तौर पे ये तूफ़ान का एक समा था, तो हमें बहुत सारे क्वेरीज़ आना शुरू हो गई कि यार वो मेरे सोलर पैनल की इंश्योरेंस का क्या कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि कुछ अप नॉर्थ में हेल स्टॉर्म्स हुए जहाँ ये ओले पड़े, वहाँ हमने कुछ लोगों को ज़्यादा अब पूछते देखा कि अच्छा यार आइंदा ये होगा तो उसके लिए मेरा ये नुकसान बचाने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि देखें, एक बहुत छोटे अमाउंट के साथ आप एक बड़ी कवरेज ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के वसाइल उस वक़्त हो सकता है अवेलेबल ना हो कि आपने एक चीज़ तो ले ली, जैसे आपने एक गाड़ी ख़रीद ली, मगर अब गाड़ी इतनी महंगी हो गई है और चीज़ें इतनी महंगाई की तरफ जा रही हैं कि हर वक्त आपके पास शायद वो वसाइल ना हो कि अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए या तबाह हो जाए या टूट जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी रिस्क मिटिगेशन पर्सपेक्टिव से या तहफ़्फ़ुज़ पर्सपेक्टिव से एक छोटे से प्रीमियम के साथ एक बड़ा प्रोटेक्शन ले सकते हैं इन केस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपनिंग। अच्छा, और सर क्या ऐसा भी कोई प्लान होता है कि जिसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो? फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल की बात करें, ईद कुर्बान करीब है, लोग मवेशी मंडी जाते हैं, मवेशी ख़रीद के लाते हैं। कराची की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, अब लगती बड़ी दूर है, लोग वैसे घबरा जाते हैं, लुट भी ना जाएं, यानी पैसे भी कोई छीन के ना ले जाए। और फिर जानवर अगर लेकर आ रहे हैं या कि ले आए हैं, कराची में रखने का बड़ा मसला होता है, आप अपनी गलियों में या सड़कों पर उसको बांध के रखते हैं, चोरी भी हो जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई प्लान होता है मवेशियों को लेकर? जी बिल्कुल है। इनफैक्ट ये बड़ा आपने मुज़ाहिका सवाल पूछा है, इट्स वेरी रेलेवेंट। हमने अभी एक नया प्लान निकाला है जिसमें हम एक बंडल कर रहे हैं, जहां हम मवेशी की प्रोटेक्शन की भी दे रहे हैं, मतलब 10-15-20 दिन जो भी वो अरसा है जब तक वो आपका मेहमान है, और हम उसकी प्रोटेक्शन दे रहे हैं थेफ्ट की और डेथ की। उसकी अगर उसको खुदा ना खास्ता, जैसे आपको पता है कि अगर जानवर ज़ख्मी हो जाए तो वो फिर कुर्बानी के काबिल नहीं रहता, तो उसकी प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। एक छोटा सा प्लान है, मुख्तलिफ 15-20-25 दिन डिपेंडिंग जो आपका पीरियड रेलेवेंट है। और कुछ लोगों को अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए एडिशनल के जाके कैश लेके जाके मवेशी मंडी से ले आना है, तो हमारे पास एक ये भी प्लान है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड देते हैं जो आपके साथ जाएगा, और जब तक आपका जानवर और मवेशी घर पे आ जाएगा तो उस तक आपको एक छोटी सी फ़ी के लिए आपको एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मौके की मुसाबियत से हम ये भी कर रहे हैं, एंड द स्काई इज़ द लिमिट रियली। बहुत चीज़ें की जा सकती हैं बेहतरी की। आई थिंक इट्स अवेयरनेस और का इशू है, लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में।
और ये कितना अहम है कि लोगों को ये मालूम हो कि उनकी अमलाक का जो नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी या पूरा ख़ानदान मुतासर हो जाता है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हमने दी, लेकिन पाकिस्तान में इंश्योरेंस का जो कल्चर है उससे मुतालिक ज़रूर राय दीजिएगा कितना बेहतर हुआ है। और जिस तरह हम मुख्तलिफ डोमेन्स की बात करते हैं, किस किस और डोमेन में काम हो रहा है आवाम के लिए? देखिए, पाकिस्तान अगर हम स्टेटिस्टिकली कंपेयर करते हैं रीजन से या दुनिया से तो बहुत पीछे है। हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का रेट आई थिंक दुनिया में बिल्कुल जो लोअर टियर में आता है। और हम अगर साथ की मुमालिकत में से कंपेयर करें अपने आप को, तो हमारा बहुत काम करने को है। तो फॉर मी पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ सहूलियात हैं और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी है थ्रू मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्क की यूजेज़ हैं, वी आर वेरी हाई ऑन दैट स्पेक्ट्रम। तो उसको हमने आई थिंक प्रॉपर्ली टैप इन नहीं किया, उनको अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से और उनको उन वसाइल को इस्तेमाल करके हम ये तहफ़्फ़ुज़ सही तरह लोगों तक पहुँचाने की शुरुआत की है इस पे काम, बट अभी इस पे और काम करना रहता है। तो देखें, इसमें एज आई सेड कि देयर इज़ मैनी ऑप्शंस। हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ता है, लोगों को चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और फिर लोग अपनी नीड के मुताबिक कवरेजेस डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ सूट करती है और हमारे लिए क्या चीज़ मुज़ायका है। और इसमें एक बात और भी होती है सर कि बहुत शिकायत सामने आती हैं। जिसने भी कोई कवरेज प्लान लिया हो वो कहता है कि अब मेरा नुकसान तो हो गया, लेकिन अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पीछे और इंश्योरेंस कंपनी आगे काबू ही नहीं आ रही, बात ही नहीं सुन रही। वैसे हाँ, तो इस मसले को आपने कैसे बेहतर करने की कोशिश की है? चूंकि ज़ाहिर आपने खुद कहा कि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे भी रुझान उस तरह से है नहीं इंश्योरेंस का। इसी वजह से नहीं है कि जिन 4 लोगों ने ली होती है वो 6 लोगों को बताते हैं कि मैं कंपनी के पीछे कंपनी आगे। ट्रस्ट कैसे बहाल किया जाए? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बेसिक्स पे जाते हैं। कंपनी के मकसद हयात, इंश्योरेंस कंपनी का मकसद हयात प्रीमियम कलेक्ट करना नहीं है। हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम क्लेम दें, और इंडस्ट्री का भी यही रुझान है। ठीक है, हाँ, अब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि एक्सपेक्टेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। तो खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दरवाज़ा लग जाए और आप जाके कहें कि मेरा दरवाज़ा जो ठीक करा दो, बट साथ टायर भी चेंज कर दो, वो नाजायज़ बात है। इट्स नॉट कवर्ड। तो आपके लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आप कवरेज ले रहे हैं, आप उस कवरेज को मद्देनज़र रखते हुए अपना क्लेम को बिल्कुल ठीक है, जायज़ क्लेम होगा तो फिर उस पर ज़ाहिर कंपनीज काम करती हैं। पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। बस आखिर में सर एक बात और जरूर जानना चाहेंगे आपसे, और मैं क्या ये एक और बात बताऊं? जी आप बात मुकम्मल भी करें सर। बस अगर एक चीज पढ़े इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो सिर्फ ये कि आप एक्सक्लूजन्स पढ़ लें कि अपनी हर पॉलिसी में वो चीज़ें जो नहीं कवर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए पहले से ही जब आप पॉलिसी लेते हैं कि क्या क्या नहीं कवर्ड है, और ये गाइडेंस होती है। थिंग यू नीड टू रीड। ये बहुत अहम है। बस एक जुमला और सर, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है सर कि हर पॉलिसी में लिखा होता है, ये ज़रूरी तो नहीं कि पैसे देकर ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं एज एन इंडिविजुअल। उस पर आपकी राय क्या है? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे एट द एंड? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ इज़ अ माइंडसेट, जहाँ हम अल्लाह से दुआ करके और बाकी लोगों को हम फैमिली में मिल के, तहफ़्फ़ुज़ इज़ जस्ट अ वे टू अवॉइड प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स अनएक्सपेक्टेड। तो तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम सेहत की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी आप बीमार हो के दवाई खाने से बेहतर है कि बेसिकली अपनी डाइट और एक्सरसाइज से अपना सेहत की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इट्स अ माइंडसेट। देयर आर मेनी वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मेथडोलॉजीज, बट आई थिंक वन जस्ट हैज़ टू बी प्रोएक्टिव। मतलब ये कि जो मुसीबत आने से पहले तैयारी की जाती है, मुसीबत आते वक्त तैयारी इज़ अ बिट टू लेट। तो इट्स जस्ट अ माइंडसेट, एंड आई थिंक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आप। प्रोटेक्शन फॉर योरसेल्फ। जी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए और बहुत कुछ है।
वेलकम बैक। समुद्री तूफान बिपरजॉय जो कि कल टकराया है भारतीय गुजरात से, लेकिन ज़रा उसका इम्पैक्ट साहिली इलाकों पे आ रहा है, उसी से मुतालिक अपडेट हासिल कर लेंगे। गयासुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गयास, जब सुबह आपसे बात हुई थी आपने बताया था कि ज़िंदगी मामूल की तरफ अब आहिस्ता 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 बढ़ रही है, लेकिन ज़रा जब इंतज़ामिया इजाज़त देगी उसके बाद हम देखेंगे कि जो माहीगीर हैं वो समंदर में जाएंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह लैंडफॉल के बाद अब ये ज़रा आहिस्ता आहिस्ता एक डिप्रेशन की फॉर्म में थोड़ा सा कमज़ोर होता चला जाएगा, हालात क्या है? कहाँ से इत्तलात आ रही हैं बारिश की, तेज हवाओं की? देखिए शोएब, ये जो हमारी कोस्टल बेल्ट है सिंध की, वो 36 किलोमीटर तवील है, तो इस हवाले से खास तौर पर कराची का जो कोस्टल एरिया है वो इस वक्त सेफ बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, महकमा मौसमात की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ जो बदीन और सरपारकर के एरिया हैं वो चूंकि इंडिया से करीब टच होते हैं, सरपारकर का एरिया, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो तूफान हिट किया है गुजरात की तरफ तो उसके इफेक्ट वहाँ आएंगे और उसके इफेक्ट आना शुरू हो गए और मौसम वहाँ तब्दील होना शुरू हो गया और वहाँ तेज बारिश की पेशगोई जिस तरह से महकमा मौसमात के जो ऑफिशियल आपको भी बता रहे थे सुबह के वक्त कि वहाँ पर जो है बारिश का आगाज होगा, तो वो यकीनी तौर पे वहाँ पर बारिश हो सकती है और उस वक्त भी वहाँ पर जो है बारिश की सूरत हाल बन रही है। लेकिन जो कराची का तमाम कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर हमें हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं, कुछ मौसम की सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है, इसके साथ साथ जो मामूलात हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर इजाज़त नहीं दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि 17 तारीख तक की जो है ये इमरजेंसी नाफिज की गई थी समंदर के पास और कहा ही जा रहा था कि 17 तारीख तक किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं की जाए। इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि इस कोस्टल बेल्ट पे हमें काफ़ी हद तक मामला ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम सिंध के अतराफ के इलाके जहाँ पर इस वक्त अभी भी इमरजेंसी नाफिज है और वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है और बारिश शुरू हो चुकी है। तो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई थी बदीन और सरपारकर की तरफ, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ मौसम गैर मामूली नजर आ रहा है और जो खेती बंदर का इलाका था, जो कराची के हदूद का इलाका है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कल बहुत ज्यादा असरात नजर आ रहे थे। कल कुछ इलाकों में पानी भी आया था आबादियों में, लेकिन आज वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ असर बेहतर दिखाई दी। शुक्रिया। कयास साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब तूफ़ान की हम बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो बहुत अहम है कि हम अभी भी एहतियात करें। जहाँ जहाँ पर इंतज़ामिया ने जो भी वार्निंग दी है, जो भी इंतबाह जारी किया है, जो भी गाइडलाइंस दी हैं, उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है अभी भी। शरी साहिबा से भी आज बात हो रही थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाता कि मुकम्मल तौर पर खतरा टल गया है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, मॉनिटर की जा रही है सिचुएशन, साथ साथ एहतियाती तदबीर पे भी अमल किया जा रहा है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है। तो जब तक मैनेजमेंट गो अहेड नहीं देती, इंतज़ामिया आपको ये नहीं कहती कि सिचुएशन अब बिल्कुल क्लियर हो, ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है, आप अपने घरों में महफूज रहें, साहिल की तरफ मत जाएं, इंतज़ामिया को परेशान मत करें सिर्फ ये देखने के लिए कि तूफ़ान कैसा होता है। कल मुलाकात नहीं, मुलाकात मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।